इस घबराहट में कि जो कम्युनिस्ट हैं इन क्षेत्रों में, चीन में या रूस या सोवियत संघ, वो यहां पर विजयी ना हो जाएं। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर बम फेंक, न्यूक्लियर बम, उसके बाद नागासाकी। उसका एक लंबा इतिहास है। वो तो फेंकना ही था उनको, क्योंकि एक बार तो एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते थे ह्यूमन पॉपुलेशन। लंबा एक प्रोजेक्ट था, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, पूरे वर्ल्ड वॉर से पहले वो शुरू हो गया। उसका एक अपना इतिहास है, उस पर बहुत शोध कार्य हैं, बहुत उसके ऊपर लिखा जा चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट था वॉर के। वॉर ने तो मौका दे दिया उन्हें, और जब वॉर समाप्त हो रही थी तो उनको ये बड़ी चिंता हुई कि भाई अब कहां इसको ट्राई करें हम। रेगिस्तान में तो हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या होगा, इंसानों के साथ क्या होगा, वो तो देख लें इफेक्टिव है कि नहीं है ये। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। वैसे तो 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है औपचारिक रूप से, लेकिन 8 मई को जो जर्मनी की नाज़ी जो सेना थी उसने हथियार अपने डाल दिए थे, और जो उनका जो युद्ध चल रहा था वो 8 मई को समाप्त हुआ, और 9 मई को खैर वो सब जो औपचारिक रूप से सरेंडर की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब हुई। और आज के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस युद्ध में जो कम्युनिस्ट थे, सोवियत यूनियन था, लाल सेना थी, उनकी जो भूमिका है थोड़ा सा उस पर बातचीत करें, और उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दें जो इस इतने बड़े संघर्ष में मारे गए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सोवियत यूनियन के 3 करोड़ लोग, कोई छोटा फिगर नहीं है, 3 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। हिटलर को, फाशिज्म को, नाजीवाद को हराने में बहुत बड़ा बलिदान है। और 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसकी वजह से हमें इस पर अपनी थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए। एक तो ये कि इस इतिहास को भुलाने की जो कोशिश है वो पिछले 50-60 वर्षों से चल रही है। यूरोप, अमेरिका के जो पूंजीवादी देश हैं, उनमें जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध का इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें सोवियत यूनियन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। यही कारण है कि फिल्मों से और जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमारे यहाँ भी, उनसे जो जानकारी छात्रों को मिलती है, उनको लगता है कि सारी बलिदान और सारा जो संघर्ष था वो चर्चिल ने चलाया, अमेरिका ने चलाया, और विजय जर्मनी के ऊपर इनके वजह से हासिल हुई। चर्चिल का नाम सब जानते हैं। आमतौर पे छात्र जो हैं स्कूलों में अगर द्वितीय महायुद्ध की बात हो, चर्चिल का नाम जानते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या करा उसके बारे में उनको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जिस तरह से इस इतिहास को भुलाने की कोशिश की गई है, और वो 1991 के बाद से जब सोवियत संघ का कोलैप्स हुआ, उसके बाद से ये प्रयास रहा है, विशेषकर यूरोप में, उन देशों में जहां समाजवाद था,
पोलैंड में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में, बुल्गारिया में, जर्मनी में के सोवियत संघ के बारे में चर्चा मत करो। आज भी जर्मनी में ये ऑफिशियल घोषणा है कि जब आप 9 मई की के जो भी उनके जो भी कमेमोरेशन होता है उसको आप जब मनाएं तो उसमें रूस के बारे में, सोवियत संघ के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं। तो उस संघर्ष को जिस तरह से और उनके जो बलिदान है और जो कम्युनिस्टों का बलिदान है उसको भुलाने का जो प्रयास है वो एक उसका भी अपना इतिहास है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो ताकतें, वो शक्तियां जो उस विचारधारा से प्रेरित हैं वो भी आज बहुत शक्तिशाली है। जो फासीवादी, नाजीवादी जो विचारधारा है और हमारे अपने देश में उस विचारधारा से प्रेरित जो पार्टी है, जिसके जो संघ परिवार का जो अपना पूरी विचारधारा है, वो 30 के दशक से जब हिटलर का, जब फासीवाद का की शुरुआत हुई और उनका राइज हुआ और उनके वो ताकतवर होने लगे, तो उन विचारों को यहाँ के आरएसएस के जो विचारक थे उन्होंने उसको अपनाया। गोलवालकर की, एमएस गोलवालकर की जो पुस्तक है वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्र का क्या अर्थ है, वो राष्ट्र को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, उस राष्ट्र में अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है, वो सीधे तौर पर जो नाजी समझ थी उसको उन्होंने उठाकर और यहूदियों की जगह और मुसलमानों के ऊपर और यहाँ के अल्पसंख्यकों को, ईसाइयों पर और अल्पसंख्यकों पर उसी विचारधारा, उसी विचार को लागू करने का प्रयास किया। और वही विचार आज भी जीवित है और बल्कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता जा रहा है, और उस पर चर्चा हम थोड़ी सी बाद में भी करेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। एक तो इसलिए कि इसको भुलाने का जो प्रयास रहा है, विशेषकर 1991 के बाद से जो ये इन जो देश थे जिनको फासीवाद से, नाजीवाद से, जर्मनी की हिटलर की फौजों से स्वतंत्र कराने में, आजाद कराने में जो बलिदान था रेड आर्मी का, उसको जो भुलाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, जो आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो परिस्थितियां राजनीतिक माहौल की वजह से भारत में पैदा हो गई हैं, उसकी वजह से हमें इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मैं द्वितीय महायुद्ध के बारे में थोड़ी बातचीत करने से पहले और जो नाजी पार्टी है उसके उद्भव के बारे में जरा सी बात करने से पहले थोड़ा सा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है थोड़ी सी देना चाहूंगा, और मैं 5-7 मिनट उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के बगैर ये हम लोग जो एक मार्क्सवादी समझ है, जो समाजवादी आंदोलन की, कम्युनिस्ट आंदोलन की जो समझ है इस युद्ध के बारे में, उसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो उसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले प्रथम महायुद्ध के बारे में बात करें। तो प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918, और उसके दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रांति हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था जब रूस में क्रांति हुई 1917 में, और उसकी वजह से जो पूंजीवादी संकट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें संकट और गहरा गया। ये युद्ध जो था ये अपने आप में उस संकट की वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी जब जिसकी वजह से प्रथम महायुद्ध हुआ।
तो जो मार्क्सवादी समझ है और जो कम्युनिस्टों की समझ है, जो लेनिन की समझ थी इस युद्ध के बारे में, वो ये थी कि ये युद्ध बुनियादी तौर पर दुनिया को पुनः उसका बंटवारा करने का प्रयास है साम्राज्यवादी ताकतों का। अब इसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि जाने कि 19वीं शताब्दी में जो सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो इंग्लैंड की थी, ब्रिटेन की थी, और उसमें औद्योगिक क्रांति हुई और जो अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें उसका वर्चस्व था लगभग पूरे 19वीं शताब्दी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कुछ और विकसित पूंजीवादी देश उभरने लगे, जैसे जर्मनी, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे जापान, और इनका बड़ी तेजी के साथ विकास होना शुरू हुआ, पूंजीवादी विकास। और इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को यह चुनौती देनी शुरू करी, क्योंकि फ्रांस भी एक विकसित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फ्रांस इंग्लैंड के मुकाबले पिछड़ा हुआ था। इंग्लैंड के मुकाबले उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी, लेकिन दुनिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बाद फ्रांस की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत विकसित थी। और उसके साथ साथ फ्रांस के जो उपनिवेश थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे और फ्रांस के जो उपनिवेश थे वो दुनिया में सबसे अधिक थे। तो अगर हम अफ्रीका को पूरे को देख लें तो लगभग पूरा अफ्रीका ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट रखा था। पश्चिमी जो उस अफ्रीका का जो क्षेत्र है लगभग पूरा फ्रांस के अधीन था। उसके अतिरिक्त फ्रांस के उपनिवेश वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में थे। चीन के कुछ क्षेत्रों में, चीन में उस तरह से उपनिवेश नहीं था, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियां वहां बहुत ताकतवर थी, वहां पर उनका बहुत हस्तक्षेप था चीन में। उसके अतिरिक्त वेस्ट इंडीज में उनके उपनिवेश थे। तो फ्रांस अपने आप में उसके बहुत उपनिवेश थे, और उसके अतिरिक्त इंग्लैंड के तो उपनिवेश थे ही यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज में। तो जब इन नए विकसित पूंजीवादी देशों का जब ये उभरने लगे तो इन्होंने चुनौती दी जो ब्रिटेन और फ्रांस को, और एक और पुरानी वो इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली देश था, वो था रूस। रूस के भी मध्य एशिया में, पूर्वी एशिया में उसके काफी उसका विस्तार हो चुका था, जिसकी वजह से वो भी उसकी अर्थव्यवस्था भी काफी विकसित हो रही थी। तो इन तीन पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती देने के लिए जो नई साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जो नए विकसित पूंजीवादी देश थे, जैसे जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान, इन्होंने जो घटनाक्रम है वो इनके आपसी संघर्षों का है, और वो बड़ा लंबा एक समय है, लगभग 30 वर्षों का, जब इनके आपसी जो उपनिवेशों से जुड़े हुए जो आपसी इनके टकराव थे, संघर्ष थे, उसके चलते दो कैंप बने। एक कैंप वो जिसमें पुराने साम्राज्यवादी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और दूसरा जो नए विकसित देश थे उनका कैंप, जिसमें जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रिया, हालांकि ऑस्ट्रिया की उस देश वो जो साम्राज्य था उनका बड़ा था यूरोप के अंदर, लेकिन वो कोई उनकी बहुत विकसित अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। टर्की और इटली, ये सब मिलकर इन्होंने एक कैंप बना रखा था, और उसमें बाद में इन्होंने जापान को भी जोड़ लिया। इनके जो आपसी दो कैंप्स के ये जो दो कैंप थे, इनके आपस में जो फिर संघर्ष हुए, उसके चलते 1914 में युद्ध आरंभ हुआ, और
वो युद्ध जो लेनिनवादी समझ है कि वो युद्ध आपस इनके साम्राज्यवादी ताकतों के बीच जो पुनः बंटवारे का जो संघर्ष था वो इतना तेज हो गया था कि एक महायुद्ध के बगैर उसको उस समस्या का हल करना मुश्किल था और बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग मारे गए, माल जान का बहुत क्षति हुई इन दो इस महायुद्ध में। और 1918 में यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि अमेरिका, जो कि अपने आप को न्यूट्रल कहता था और दोनों तरफ से फायदा उठा रहा था, अमेरिका को एक बहुत बड़ा उसको जो एडवांटेज रही है वो ये कि उसकी धरती पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। अगर हम देखें जो अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी और वो 1865 में दास्ता को समाप्त करने के लिए जो संघर्ष था आपसी, उनका सिविल वॉर थी, जो गृह युद्ध था, वो 1865 में समाप्त हुआ। उसके बाद अमेरिका के का जो की धरती जो है उस पर कोई युद्ध नहीं हुआ है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने इसका बहुत फायदा उठाया है कि यूरोप के और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनको उनको माल बेचना या उनसे कच्चा माल प्राप्त करना, उसके द्वारा उन्होंने उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत लाभ हुआ है। तो अमेरिका 1917 तक तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। 1917 में उन्होंने युद्ध में एंट्री करी क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि फ्रांस और ब्रिटेन लगभग हारने की कगार पे है, विशेषकर इसलिए कि रूस में क्रांति होने की वजह से रूस उनसे अलग हो गया था। इसलिए ये उनको खतरा हो गया था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें अगर ब्रिटेन का, फ्रांस का, अमेरिका का वर्चस्व होगा तभी जो साम्राज्यवादी लूट है वो संभव हो पाएगी इन देशों के लिए। तो इसलिए अमेरिका ने 1917 में जाकर उस युद्ध का वो हिस्सा बना और उसकी एंट्री से अमेरिका के आ जाने से ये संभव हो पाया कि 1918 में जाकर कहीं इस युद्ध में जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का जो कैंप था उसकी विजय। उसके पश्चात जर्मनी में, और अब मैं जरा सी जर्मनी के बारे में बात करना चाहूंगा। जर्मनी में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था कि 1918 में जो पराजय जर्मनी की हुई थी उसकी वजह से उसके ऊपर कई ऐसी शर्तें लगा दी गई थी, सिर्फ आर्थिक तौर पे ही उसको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसको ये मानना पड़ा ऑफिशियली कि इस युद्ध का जो जिम्मेदार था वो जर्मनी था और इसलिए वो उनको उन शक्तियों ब्रिटेन को, फ्रांस को जो कंपेंसेशन है वो देगा इस युद्ध के लिए। तो उसकी वजह से उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर बहुत जो प्रेशर था, उसके चलते हुए उस 1918 के जो समझौते हुए थे उसके विरुद्ध बहुत वहां पर गुस्सा था। अब यहां पर एक बात मेरे ख्याल से हम लोग वो भी उस आमतौर पे इतिहास में भुला दी जाती है कि ये वो समय है जब जर्मनी में भी क्रांति लाने के, एक समाजवादी क्रांति के प्रयास बहुत तेज हुए। जर्मनी की पराजय हो गई थी, लोग बहुत नाराज थे और अर्थव्यवस्था इतने गहरे संकट उसमें था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, उसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी 1918 के बाद, और जो उसको कंपेंसेशन देना पड़ा उसकी वजह से। इसलिए जो आम लोग हैं वो कम्युनिस्टों का जो उसमें कम्युनिस्टों के लिए जो समर्थन था वो 1918 के बाद बहुत बढ़ रहा था। इसकी वजह से जो वहां की दक्षिणपंथी ताकतें हैं उन्होंने अपने आप को
इकट्ठा करके और कम्युनिस्टों को पराजित करने का प्रयास करा। 1918 के बाद 1919 में जर्मनी में क्रांति, रोजा लग्जमबर्ग, विलियम लाइबनिज ये उसके अग्रणी नेता थे। इनको फिर जो दक्षिणपंथी मिलिशिया थी, हथियारबंद जो मिलिशियाज थी, उन्होंने उनके विरुद्ध जगह जगह पर हथियारों से लैस होकर और उनको उनके साथ संघर्ष करा। रोजा लग्जमबर्ग उसमें मारी गई बर्लिन में। और ये जो 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 एक समाजवादी क्रांति की जो संभावना थी जर्मनी में, वो आने वाले कुछ समय के लिए समाप्त हो गई। तो 1919 की जो जर्मन क्रांति है, उसकी पराजय ने वो परिस्थितियां पैदा कर दी जिससे वहां के जो दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं वो अपने आप को मजबूत करने लगी। अब मैं इस अगले 13-14 वर्षों में क्या हुआ उस घटनाक्रम पर ना जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अमेरिका की मदद से और जो जो जर्मनी में जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनका और जो सेना का जो गठजोड़ था और जो बड़े पूंजीपति थे जर्मनी के, उनका जो गठजोड़ था, उसके चलते जर्मनी का बड़ी तेजी के साथ रीआर्मामेंट हुआ। तो पहले तो उसके जो उसको हथियार बनाने की या हथियार रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ उसका विकास हुआ। आर्मामेंट्स इंडस्ट्री का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। उसका जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। लेकिन वो एक बड़ा अजीब किस्म का औद्योगिकरण था।